तो दोस्तों, पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो खाली एक डायमेंशन की ज़रूरत होती है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में। जैसे मान लो ये रेफरेंस पॉइंट था ओ और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी। मान लो यहाँ पे पार्टिकल था इनिशियली एक्स नॉट डिस्टेंस पे। तो भाई जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो हमें पता है खाली एक ही डायरेक्शन की और ये मोशन करेगा, या तो आगे जाएगा इसी लाइन में या पीछे जाएगा। तो मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पे एक्स नॉट, और जब इसने मोशन करा तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया, इसकी पोजीशन जो है एक्स हो गई। इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट थी और मोशन करने के बाद इसकी पोजीशन होगी एक्स। पोजीशन किसी भी पॉइंट पे जो है, किसी भी पॉइंट पे जो पोजीशन होती है वो पार्टिकल की दूरी होती है रेफरेंस पॉइंट से। तो भाई यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट आया आपका ये वाला, क्योंकि मान लो ये यहाँ पे था और यहाँ चले गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये मोशन कर रहा है यहाँ की ओर तो इसकी वेलोसिटी भी यहाँ की ओर है, आगे की ओर। और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो इसने कवर करा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा इस केस में। एक्स माइनस एक्स नॉट इसकी पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस होगी। और इसका एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो भाई अभी खाली एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, या आगे जाएगा या पीछे। तो मान लो इस पॉइंट पे जब इसने मोशन करना स्टार्ट किया इसकी वेलोसिटी यहाँ की ओर थी और इस पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी यहाँ की ओर है। तो एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दे देगा। तो मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी 2 मीटर पर सेकेंड और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन है एवरेज एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे टाइम अगर t2 है t2 माइनस t1। तो भाई वेलोसिटी यहाँ पे जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो आगे की ओर है, और यहाँ पे जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये भी आगे की ओर थी। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की ओर है। तो भाई जब भी पार्टिकल का मोशन हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में तो खाली एक डायमेंशन इनफ होती है उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसके मोशन के पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो खाली एक ही डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ती है। तो भाई अब ये अगला चैप्टर हम पढ़ लें मोशन इन अ प्लेन। मान लो ये प्लेन है। प्लेन क्या होता है भाई, प्लेन में होती है दो डायमेंशन। जैसे बोर्ड है तो ये एक प्लेन है, इसमें दो डायमेंशन, एक एक्स एक वाई। तो मान लो पार्टिकल अगर मोशन करता है एक्स वाई प्लेन में, और ये जो है इसका ट्रेजेक्ट्री है मोशन का, मतलब इस पाथ के अलोंग ये मोशन कर रहा है। तो जब हमने मोशन देखना शुरू करा इसका तो इसकी पोजीशन यहाँ पे थी मान लो इस पॉइंट पे, और मोशन करते करते मान लो इस पॉइंट पर आ गया। तो भाई इस केस में जो है ये होता है ओरिजिन, इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। जहाँ पे दो एक्सिस मीट करती है इसे बोलते हैं ओरिजिन। तो हम इसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं ओरिजिन से। तो भाई ये पॉइंट 1 पे इसकी पोजीशन जो है इसके द्वारा मिलेगी, ये जो लाइन है, और दूसरे पॉइंट पे ओरिजिन से ज्वाइन कर दो उस पॉइंट को तो उसकी पोजीशन मिल जाती है। तो ये है इसकी पोजीशन दूसरे पॉइंट पे। तो भाई यहाँ पे क्या है, ये जो है इस लाइन को डिफाइन करने के लिए एक तो हमें ये इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये दूरी कितनी है। मान लो ये ए पॉइंट था और पोजीशन दूसरे पॉइंट पे जो है ये पॉइंट बी था। तो अगर हमें ए पॉइंट पे इसकी पोजीशन चाहिए तो इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो हमें डिस्टेंस चाहिए ओ ए, एक हमें चाहिए ओ ए डिस्टेंस, और दूसरा चाहिए इस लाइन का एंगल। मान लो ओ ए का एंगल अगर थीटा है तो हमें ओ ए की मैग्नीट्यूड चाहिए, एक तो इस डिस्टेंस की ये कितना है, और इसका एंगल चाहिए हमें एक्स डायरेक्शन से, या आप एंगल वाई डायरेक्शन से भी ले सकते हो। तो भाई जब मोशन एक प्लेन में होता है तो इसके मोशन पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। थीटा यहाँ पे जो है डायरेक्शन बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस से
एंटी क्लॉकवाइज एंगल इसका थीटा है। तो भाई यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर्स का, क्योंकि वन डायमेंशन में तो खाली हम प्लस और माइनस साइन से बता देते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन यही जब एक प्लेन में मोशन होता है या टू डायमेंशंस में, तो हमें इस मोशन पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा हमें चाहिए डायरेक्शन। तो भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है वेक्टर। तो यहाँ पर से कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर्स का। वेक्टर क्या होते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटीज कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही और डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वेक्टर्स। तो मोशन इन अ प्लेन में हमें नेसेसरी हो जाता है वेक्टर्स को लेके आना अपनी स्टडी में, क्योंकि वेक्टर्स के थ्रू ही हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो भाई यहाँ पे वेक्टर्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देखेंगे क्या होता है वेक्टर। तो भाई अब हम स्टडी करेंगे मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर्स। तो भाई वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही और डायरेक्शन भी चाहिए। तो भाई कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लो वेलोसिटी है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई मान लो ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मैंने ले लिया और इसमें एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। मान लो उसका पाथ ऑफ मोशन ये है। तो भाई मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी पॉइंट ए पे, और मोशन के बाद जब वो हमने देखा तो बी पॉइंट पे आ गया। तो भाई ये ओरिजिन है। तो भाई किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की जो दूरी है ओरिजिन से, तो इसे हम बोलते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट ये है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो भाई वेक्टर को दिखाने के लिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको दिखाने के लिए ऐसे हम दिखाते हैं, एक तीर से उसे दिखाते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, अगर ये ओ ए वेक्टर को मैं ऐसे दिखाऊं, यहाँ पे ये ओ है, ये ए है, तो भाई ये वेक्टर एक वेक्टर बन गया। इसे इसका बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं इसका हेड। तो भाई ये टेल होता है वेक्टर का, ये हेड होता है। और ओरिजिन से ज्वाइन कर दे अगर हम उस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को, इसकी जहाँ पे पार्टिकल मोशन कर रहा है जिस पाथ के अलोंग, अगर उस पर किसी भी पॉइंट को हम जोड़े, तो ये पॉइंट जो है पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा है शुरुआत में। मान लो t = 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे था, और यहाँ पे जब पहुँचा टाइम हो रहा था t सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो था 0 सेकेंड पे, वो ये होगा ओ ए। और भाई इसका पोजीशन वेक्टर जो है t सेकेंड पे, ये होगा ओ बी। ये पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी, ऐसे करके। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ओ ए जो है इसका पोजीशन वेक्टर है 0 सेकेंड पे, और ओ बी जो है इसका पोजीशन वेक्टर है t सेकेंड पे। तो भाई ये पार्टिकल जो है शुरुआत में यहाँ पे था और t टाइम के बाद यहाँ चले गया। तो इस पोजीशन वेक्टर के हेड से इसके हेड को ज्वाइन करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर है ए बी, क्योंकि ये था ओ ए और ये है ओ बी, तो ये वेक्टर बन गया ए बी। तो ये जो वेक्टर ए बी है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। तो भाई ये होते हैं वेक्टर्स, इसमें एक टेल होता है और हेड होता है, और इसकी डायरेक्शन होती है टेल से हेड की ओर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो हमने बोला कि कोई एक वेक्टर है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। हमने बोला कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जो है हमने बोला एक वेक्टर क्वांटिटी है कोई भी, ये ओरिजिन है यहाँ पे ओ, हमने बोला वो है 2 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड उसका है 2 यूनिट्स एट 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, प्लस 45 डिग्री बोला हमने। तो भाई ध्यान रखना, जब भी प्लस एंगल को पॉजिटिव लेते हैं तो एंगल आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वेक्टर जो होगा, मान लो ये ओ ए वेक्टर मैंने बोल दिया, तो ऐसे इसको दिखाएंगे
इसका एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो है +45 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वे में। तो और इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो दूरी है वो ये है 2 यूनिट्स। तो भाई ऐसे दिखाते हैं वेक्टर को, एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्सीलरेशन हो गई, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए वेक्टर्स क्या होती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और उसकी ये ट्रेजेक्ट्री है जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो मान लो जब हमने इसका मोशन देखा तो ये ओरिजिन से जो है ये ए पॉइंट पे था, और इस वेक्टर को मैं बोल दूं अगर वेक्टर आर। वेक्टर को भाई दिखाने का तरीका होता है, किसी भी वेक्टर को दिखाना है तो उसके ऊपर एक ऐसे हम एक डंडा लगाते हैं एरो टाइप का, तो ये वेक्टर का सिंबल है। तो भाई ध्यान रखना, जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, इसको हम दिखाते हैं वेक्टर आर से। वेक्टर आर मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। तो स्टार्टिंग में इसका पोजीशन वेक्टर था आर, और जब ये मोशन करते हुए गया, ये इसका पाथ है, तो मान लो इस पॉइंट पे आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मैंने बोल दिया ये पॉइंट बी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे आर डैश। तो भाई इसका ए पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर था आर, और इस पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया आर डैश। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिंपली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन को जो वेक्टर डिफाइन करता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर से। तो मैंने बोला कि इसकी पोजीशन थी ए पॉइंट पे, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया उसे, और बी पॉइंट पे आर डैश। तो भाई जब ए और बी पॉइंट को आप आपस में जोड़ दोगे एक वेक्टर से, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन आती है ऐसे करके। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, ए पॉइंट है अगर ये बी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आएगी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। इनिशियली ये ए पे था, फिर चले गया बी पे, तो ए बी पॉइंट्स को आप जोड़ दो, और इसका टेल रहने वाला है ए पे जो कि इनिशियल पोजीशन थी, और बी पे रहेगा इसका हेड। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं डेल्टा आर। तो भाई ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। अब कुछ चीजें हम और देखते हैं आगे वेक्टर्स में। तो दोस्तों अब देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मान लो एक वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो भाई जो ए की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है वेक्टर बी की, और मैग्नीट्यूड अगर ए का है 3 यूनिट्स, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, तो बी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए 3 यूनिट्स, तब इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो ये होते हैं इक्वल वेक्टर्स। और एक होता है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर, जो कि पैरेलल होंगे, इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। एक होते हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। तो भाई यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं, इक्वल वेक्टर की इक्वेशन आती है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और यहाँ पे होगा मान लो वेक्टर ए ऐसे करके था और वेक्टर बी था तो इसके पैरेलल था, तो पैरेलल, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। तो ध्यान रखना हमेशा, इसको बोलते हैं हम हेड, इसको बोलते हैं हेड जो जहाँ को तीर आ रहा है, और इसको बोलते हैं टेल। तो भाई जो हेड की ओर जो डायरेक्शन है ये वेक्टर की डायरेक्शन देता है हेड की ओर। जैसे वेक्टर ए अगर है तो इसकी डायरेक्शन है यहाँ की ओर, इसका हेड ये है, इसकी टेल ये है, और वेक्टर बी का हेड इधर की ओर है और इसकी टेल ये है। तो भाई अगर वेक्टर बी जो है पैरेलल है वेक्टर ए के, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं और ए का मैग्नीट्यूड था 3 यूनिट्स, बी का मैग्नीट्यूड भी था 3 यूनिट्स, लेकिन क्या हो रहा है ए की डायरेक्शन यहाँ की ओर है और बी की डायरेक्शन है उल्टा। तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे ये वेक्टर इक्वल है लेकिन अपोजिट है, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। माइनस
अगर किसी भी वेक्टर के आगे आप माइनस लगाओ तो उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है। तो वेक्टर बी की डायरेक्शन यहाँ को होती है और इसके आगे अगर माइनस लगा दें तो इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहने वाला है। तो भाई इसमें इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है 3 यूनिट्स, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। तो भाई अब हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, तो भाई पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? मान लो ये वेक्टर ए है ऐसे करके और ये है वेक्टर बी। वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर है 6 यूनिट्स, इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। तो भाई मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन एक ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है यहाँ की ओर और दोनों पैरेलल है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, तो भाई किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है आपका 6 यूनिट्स। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और वेक्टर बी का जो मॉड है वो है 3 यूनिट्स। तो भाई मॉड ऑफ एनी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और एक होता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, तो भाई ये क्या होता है? मान लो एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए ऐसे है और इसका जो है ये हेड है, ये टेल है। तो भाई टेल जो होती है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का। तो अगर कोई वेक्टर बी है उसकी और ए की टेल एक पॉइंट पे मिल रही है, फिर ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से और बी की डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन इस ओर है, तो इन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो भाई अगली चीज जो है यहाँ पे वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। तो भाई मान लो कोई वेक्टर था, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड था 3 यूनिट्स। तो भाई हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3। तो भाई मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का वो 3 यूनिट्स है। इसको मैं एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं लिखूंगा 2 इंटू वेक्टर ए तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए, यानी कि किसी वेक्टर को अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। और जो है यहाँ पे नंबर जो है 2 है तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी डायरेक्शन जो है सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा। तो ये बन गया 2 वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6 यूनिट्स। अब मान लो आप वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव रियल नंबर से, मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -3 इंटू वेक्टर ए, तो ये बन जाएगा -3 वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ? -3 वेक्टर ए, माइनस लगने का मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 टाइम्स। तो मान लो वेक्टर इधर की ओर था तो वेक्टर ऐसे आ जाएगा, यहाँ की ओर आ जाएगा, इसे बोलेंगे -3 वेक्टर ए। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इस वेक्टर का जो है डायरेक्शन उल्टी हो गई क्योंकि माइनस साइन आ गया। वेक्टर ए की डायरेक्शन आगे की ओर थी, माइनस अगर किसी भी वेक्टर के आगे लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और 3 वेक्टर ए हो गया, डायरेक्शन तो उल्टी होगी और 3 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स था और यहाँ पे हो जाएगा 9 यूनिट्स। तो भाई किसी भी वेक्टर को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आप, अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो वो डायरेक्शन तो सेम रहेगी वेक्टर की, लेकिन मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाएगा जितना इसकी वैल्यू है रियल नंबर की। और अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि 3 है तो यहाँ पे 9 हो गया मैग्नीट्यूड, पहले 3 था इसका मैग्नीट्यूड, अब 9 यूनिट्स हो गया और माइनस आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। तो भाई ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स। तो भाई अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो भाई अगर मैं बोलूं एक वेक्टर ए है यहाँ पे ऐसे
और एक है वेक्टर बी, ऐसे करके। तो इनको हमें ऐड करना है, हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो भाई इनको एडिशन करने के लिए किसी भी दो वेक्टर्स को, एक रूल आता है जिसे बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई ये क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ? ये बोलता है कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो एक वेक्टर का हेड जो है दूसरे की टेल में टच होना चाहिए। जैसे कि मान लो वेक्टर ए था ऐसे करके, और ये वेक्टर बी था यहाँ पे, इनको हमें ऐड करना है। तो आप क्या करो, वेक्टर बी को थोड़ा पीछे ले जाओ ताकि इसका जो हेड है यहाँ पे वेक्टर बी का, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी का जो हेड है वेक्टर ए की टेल में टच होना चाहिए। तो भाई फिर वेक्टर बी की टेल से वेक्टर ए के हेड को जोड़ दो, तो ये इनका आ जाएगा एडिशन, या आप जोड़ दो। तो वेक्टर बी की टेल से इसके हेड को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे करके आएगा। और ये जो वेक्टर ए था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर ए। तो सिंपली भाई अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो एक वेक्टर का जो टेल है वो दूसरे, एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे के टेल में आपको टच कराना होगा। जैसे यहाँ पे वेक्टर बी का जो हेड है वो वेक्टर ए की टेल में टच हो गया, तो वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के हेड को जोड़ दो, तो टेल टू हेड इसकी डायरेक्शन आ जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट आएगा, थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की वो उसका रिजल्टेंट देगा। और ध्यान रखना अगर वेक्टर बी जो है ऐसे था, वेक्टर ए ऐसे था, तो भाई सीक्वेंस क्या बोल रहा है कि ये इसका टेल यहाँ से, इसकी टेल ये है, हेड ये है, ऐसे करके ऐसे वेक्टर ए का हेड जो है ऐसे है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पे हेड आना चाहिए था, यहाँ पे टेल। लेकिन हमेशा ध्यान रखना एडिशन में जो क्लोजिंग साइड होती है अपोजिट मैनर में आएगी, ऐसे करके। जैसे वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो वेक्टर बी का हेड यहाँ को है, वेक्टर ए का हेड यहाँ को है। अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो जो रिजल्टेंट है उसका हेड यहाँ को आना चाहिए था, लेकिन ये अपोजिट मैनर में आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो जाएगा। तो सिंपली दो वेक्टर को ऐड करना है तो पहले के हेड को टच कराओ दूसरे की टेल पे, और जो इस टेल से लेके हेड तक इसको जोड़ दो यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हमेशा आएगा अपोजिट मैनर में, क्योंकि मैनर क्या चल रहा था पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होना चाहिए था मैनर, लेकिन ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे। रिजल्टेंट जो आएगा अपोजिट मैनर में आएगा, तो इसका हेड यहाँ की ओर आएगा। तो यह है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोस्तों अब इसी में अगला हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब इसमें देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो भाई वही केस में ले रहा हूँ, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो भाई सिंपल है, आप इस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो भाई वेक्टर ए तो ऐसे है, तो अगर वेक्टर बी इधर की ओर है तो माइनस वेक्टर बी आएगा इधर की ओर ऐसे, तो ये है माइनस वेक्टर बी। तो आपको सिंपल क्या करना है, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ना है, और वेक्टर बी यहाँ की ओर आ रहा है। तो भाई मैंने आपको बताया था अगर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का आपको एडिशन करना है तो ये आपको दे देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सिंपल हो गया ये तो, कि वेक्टर ए ऐसे करके है, तो इसकी टेल में इसका जो हेड है उसको टच कर दो, तो इसका हेड ऐसे आ रहा है माइनस वेक्टर बी का। तो भाई देखो अब सीक्वेंस कैसा बन रहा है, वेक्टर बी यहाँ आया, फिर वेक्टर ए ऐसे आया, तो क्लोजिंग सीक्वेंस जो होता है थर्ड साइड का, जैसे इधर को था फिर इधर को था, तो सीक्वेंस तो ये है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट मैनर में आता है, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। अगर ये वेक्टर ए है तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। तो भाई ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
क्योंकि आप वेक्टर ए में जोड़ रहे हो वेक्टर बी को माइनस वेक्टर बी को, तो माइनस वेक्टर बी का जो हेड है इसकी टेल में आपने टच कर दिया और सीक्वेंस जो है ऐसे बन रहा है, पहले इधर को है हेड, फिर हेड इधर को है और सीक्वेंस था इधर की ओर, लेकिन रिजल्टेंट आता है अपोजिट मैनर में, तो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल से मिलेगा रिजल्टेंट और सीक्वेंस के उल्टा आएगा। तो ये है भाई इसके टेल से इसकी हेड की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये आ रहा है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो भाई ये हो गया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो दोस्तों अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई पहली प्रॉपर्टी है इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो भाई वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। और अगला है दूसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका मतलब क्या है, आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के एडिशन को जोड़ रहे थे वेक्टर ए में, तो वो इक्वल आएगा अगर आप पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर लो फिर उसको जोड़ दो वेक्टर सी में, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। तीसरा है भाई अगर वेक्टर ए को आप जोड़ोगे माइनस वेक्टर ए में, मतलब कि दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स को आप जोड़ोगे तो ये आएगा 0 और इसको बोलते हैं नल वेक्टर। यानी कि न इस वेक्टर के पास कोई मैग्नीट्यूड होगा न डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन भी नहीं होती इसकी कुछ, तो ये होता है नल वेक्टर। तो भाई यहाँ पे अगला है यूनिट वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए और इसका मॉड आ रहा है 1 यूनिट, तो भाई इसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। मान लो इसकी डायरेक्शन यहाँ की ओर है और ये है यूनिट वेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो भाई ये होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, डायरेक्शन होती है इसके पास, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो भाई अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक प्लेन में आ गई, ये जो बोर्ड है इसके प्लेन में आ गई एक्स और वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके आएगी जेड एक्सिस, ऐसे करके बाहर की ओर। तो भाई इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ फिलहाल, जेड एक्सिस जो है इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना अगर एक्स के अलोंग आप यूनिट वेक्टर बोलोगे तो इसको दिखाते हैं आई कैप से, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर बोलोगे तो उसको दिखाते हैं जे कैप से, और जेड के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर बोलोगे तो उसे दिखाते हैं के कैप से। तो भाई ये होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, किसी भी यूनिट वेक्टर को कैप लगाते हैं ऐसे करके, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के, क्योंकि ये आपस में तो परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है 1 यूनिट होता है। तो मॉड ऑफ आई कैप जो है ये 1 है, मॉड ऑफ जे कैप जो है ये भी 1 है, मॉड ऑफ के कैप ये भी 1 है। तो इन तीनों को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में यूनिट वेक्टर्स। और भाई इनका यूज क्या होता है, मान लो कोई एक वेक्टर है वो 3 डायमेंशन में है, उसके 3 डायमेंशन है, और अगर उसका कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ऐसे दिखाते हैं किसी वेक्टर के, मान लो कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड जो है x के अलोंग 3 यूनिट्स है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे 3 आई कैप प्लस y के अलोंग मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स 4 जे कैप, और z डायरेक्शन के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स तो 5 के कैप, इसको ऐसे दिखाएंगे। तो भाई ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के काम भी आते हैं x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के अलोंग। कोई एक वेक्टर था 3 डायमेंशन में, तो जब हमने उसको रिजॉल्व करा तो हमने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में आता है 3, y में आता है 4 और z में आता है 5, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और मॉड ये आ जाएगा 1,
यहाँ पे इसको हटा दो। ये खाली मैंने शो करा था कि वेक्टर है ऐसे करके, जिसका मैग्नीट्यूड आता है 1 यूनिट्स। ये है वेक्टर ए। तो भाई और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई जे के, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और काम आते हैं किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने में एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में। तो भाई ये हो गया यहाँ पे बेसिक कवर हो गया है वेक्टर्स का। अब देखेंगे अगले वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई इसको अप्लाई करने की कंडीशन होती है सबसे मेन कि जो दो वेक्टर्स हैं वो को इनिशियल होने चाहिए। अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ आप लगा रहे हो, मान लो ये था वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो भाई इसमें आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ और ये को इनिशियल है, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी टेल जो है सेम है। को इनिशियल मतलब कि टेल इनकी कोइंसाइड कर रही है। तो भाई एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने यहाँ पे ऐसे करके, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, और बराबर होती है अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम में, बराबर होती है अपोजिट साइड। तो इसको हम अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। तो भाई अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, जैसे ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए था, तो अभी तो ये को इनिशियल है। अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वेक्टर ए को आप शिफ्ट कर दो इसके हेड में, क्योंकि ट्राइंगल लॉ तभी लगता है जब एक वेक्टर के टेल पे दूसरे का हेड टच करें। और ये वेक्टर ए को मैंने ऐसे करके शिफ्ट कर दिया। मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना था, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन तो सेम रही, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको इरेज कर दो। तो भाई ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। और इसका मैनर कैसे आ रहा है, इधर को इसका हेड है, फिर अगले का हेड इधर है, तो मैनर जो है ऐसे हो रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट आता है अपोजिट मैनर में, तो ये रिजल्टेंट ऐसे करके आएगा। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे हमने बना दी। अब हमने क्या किया, मान लो इनके बीच का एंगल था थीटा, ये एंगल है थीटा। तो भाई अगर इस वेक्टर ए को आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये जो है रिजल्टेंट दे देगा, ये रिजल्टेंट आएगा। सेम आप देख सकते हो ये चीज कि वेक्टर ए इधर था, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो इसका बी का जो हेड है वेक्टर ए की टेल पे पड़ेगा, और बी की टेल से इसके हेड को जोड़ दो तो ये दे देगा रिजल्टेंट। ये हमने लिखा था ट्रायंगल लॉ में। तो भाई अब हम इसको स्टडी करेंगे, इस वाले पे अपना पूरा फोकस रखेंगे और एक डेरिवेशन यहाँ से निकालेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल वेक्टर्स थे और इनके बीच का एंगल जो है थीटा था। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था थीटा, तो ये और ये जो है पैरेलल है, और इस लाइन के और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो भाई आप एक काम करो, इसको बोल दो पॉइंट ओ, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। तो आप क्या करो, यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर डाल दो नीचे इस एक्सटेंडेड लाइन पे, तो इसे बोल दो डी। तो भाई हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो ओ बी डी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको यहाँ बना देता हूँ, ये ओ है, ये बी है और ये डी है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ बी डी, जिसमें कि ओ बी दिखा रहा है रिजल्टेंट की वैल्यू आर, तो ये आर है। और ये जो है हमारा ओ डी जो है, ओ डी ये है ओ डी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो बी सी है ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मैं बोल देता हूँ ए। तो भाई यहाँ पे ओ डी जो आ रहा है, ओ डी जो आ रहा है वो आ रहा है ओ सी प्लस सी डी। तो भाई ओ सी यहाँ पे है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ओ सी यहाँ तक था वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और हमें अब चाहिए सी डी। तो भाई दूसरा हमें पता है कि बी सी जो है वेक्टर ए है, बी सी जो है यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो इसे मैं ए बोल देता हूँ। तो भाई ये है ए, ये है बी। तो अब आप एक ये वाला राइट ट्रायंगल लो बी सी डी, जो बी सी डी ट्रायंगल है ये भी राइट ट्रायंगल है ऐसे करके, और इसका ये एंगल जो है थीटा है।
इसका ये एंगल थीटा है, और ये जो है बी है, ये डी है, ये सी है, और हमें बी सी पता है, यहाँ पे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है ए, तो यहाँ से निकल के आ गया जो सी डी वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो बी डी है वो हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो भाई यहाँ पर से ओ डी हमें पता लग गया, ओ सी प्लस सी डी, ओ सी किसके बराबर है बी के, तो ओ डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओ सी प्लस सी डी, और सी डी है ए कॉस थीटा, तो ये आ गया बी प्लस ए कॉस थीटा। और हमें पता है जो बी डी है, यहाँ पे बी डी वो आ गया ए साइन थीटा, तो ये आ गया ए साइन थीटा। तो भाई मान लो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से निकल के आए, एक था ओ बी डी, दूसरा था बी सी डी। तो इन दो राइट ट्रायंगल की हमने एनालिसिस करी, तो हमें वैल्यूज मिल गई। तो ओ डी जो है आ गया बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये आ गया बी डी ए साइन थीटा, और ये रिजल्टेंट है। मान लो ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वेक्टर बी की डायरेक्शन से अल्फा, तो ये जो एंगल है अल्फा हो जाएगा। तो भाई अगर ये बी से एंगल बना रहे हैं अल्फा, तो ऐसा हो गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसका अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से, तो आर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो ये बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस वाले से, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से बन रहा है, तो भाई ये बन जाएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो भाई अगर कोई दो को इनिशियल वेक्टर है जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर वेक्टर आर उनका रिजल्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। और दूसरा, अगर ये रिजल्टेंट जो है अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर बी से, तो इस ट्रायंगल से आप देख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। तो भाई ये दो इक्वेशन जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की इंपॉर्टेंट है। ये है सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई यहाँ से आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गया। और एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपको tan अल्फा निकालना है और अल्फा जो है रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वेक्टर बी से, तो ये आएगा, इसमें जो है ऊपर आएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो जिससे एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, वो सिंपली नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और साइन और कॉस टर्म्स आएंगे दूसरे वाले वेक्टर के साथ। जैसे यहाँ पे एंगल जो है आर बना रहा है बी वेक्टर बी से, तो अल्फा जो है अल्फा एंगल है वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच में, तो ऊपर आएगा ए साइन थीटा, नीचे आएगा ए कॉस थीटा प्लस बी। तो बी के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नहीं आएंगे, और ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो इसको आप देख लेना।